हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद हमारा एक चैप्टर रूरल डेवलपमेंट रह चुका है। इसके साथ इंडियन इकोनॉमिक्स हमारी खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें कि आपने पढ़ा था कि हमारे जो एसेट्स होते हैं उसके दो टाइप के होते हैं। एक हमने पढ़ा था फिजिकल एसेट्स होते हैं, एक होता है ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल एसेट्स में हमारी लैंड, प्लांट, मशीनरी, जो हम टेंजिबल होते हैं, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं, इजीली मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं और उसके जो भी ओनर है उससे उसको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है, बेसिकली इनटेंजिबल है। और ह्यूमन कैपिटल को जो भी उसका ओनर है, जिसके अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, उससे उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हमने देखा कि ह्यूमन कैपिटल जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने देखा एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है, उसके हेल्थ के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है, उसको वेल ट्रेंड किया जाता है। फिर आपने देखा था कि माइग्रेशन, यानी कि लोग जब एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट होते हैं, चाहे वो कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे वो बेटर लाइफस्टाइल के लिए हो सकता है, बेटर एजुकेशन के लिए हो सकता है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है, तो उसमें कितने टाइप के कॉस्ट आते थे, ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ा था एजुकेशन के बारे में, फिर हमने हेल्थ सेक्टर के बारे में, फिर हमने माइग्रेशन के बारे में, फिर हमने देखा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो वो पूरा जो भी चैप्टर है उसके बीच बीच में से जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल बन सकते थे वो सारे ही हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो आप लोग एक से दो बार चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे पहले हाईलाइट्स कर लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कैपिटल। इसमें से कौन सा जो एग्जाम्पल फिजिकल कैपिटल का नहीं है। मशीनरी है, रॉ मटेरियल ये भी है, बिल्डिंग ये भी है, लेकिन एजुकेशन एंड नॉलेज ऑफ द पीपल जो है ये फिजिकल कैपिटल के अंदर नहीं आते। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखा आपने कि हमारे देश में यूएसएसआर से इंस्पायर्ड होके 5 ईयर प्लानिंग की जाती थी कि हर 5 साल के अंदर हम लोग पहले से एडवांस में डिसाइड करते थे कि हमें किन किन सेक्टर्स पे कितना पैसा लगाना है, किन किन सेक्टर पे क्या क्या हमें प्रोग्रेस करना है, किन किन चीजों को फोकस करना है। तो ऐसे करते करते हमने 6 5 ईयर प्लान तक एजुकेशन सेक्टर को हमने बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दिया था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को ध्यान में नहीं दिया था। तो कह रहा है कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसमें हमने इसको इंपॉर्टेंस को समझा। क्या हमने सेवंथ में समझा, क्या हमने थर्ड में समझा, क्या हमने एट्थ में या सिक्स में। तो इसका आंसर है सेवंथ 5 ईयर प्लान जो है रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। और ये किसी भी फिजिकल कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जिस देश के पास स्किल, टैलेंटेड, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो देश ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है। आप छोटा सा इसराइल का ले लीजिए। इसराइल की आबादी आपने देखा कि 1 करोड़ की पॉपुलेशन भी नहीं है, लेकिन स्टिल अभी भी वो पूरे विश्व के अंदर से कितना अपना दबदबा बना रखा है, टेक्नोलॉजिकली कितना ज्यादा वो अपग्रेड है, इंटेलिजेंट है। तो ये ही जरूरी है कि हमारे पास जितने भी कैपिटल ह्यूमन है उनको बहुत ज्यादा स्किल्ड होंगे, टैलेंटेड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, तो वो देश के लिए बहुत बड़े असेट्स रहेंगे। और अगर वो अनस्किल्ड है, अनहेल्दी है, तो वो देश के लिए लाइबिलिटीज हो जाएंगी, क्यों, देश को उनको पालना पड़ेगा। तो ये चीज जो है हमें कब समझ में आई थी, सेवंथ 5 ईयर प्लान के अंदर हमने इस चीज को ज्यादा आके समझा था। नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर पुअर कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। हमारे देश में आके रीजन क्या है, क्यों हमारे देश में पुअर कैपिटल फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब आप समझते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, बट यहाँ पे ना तो उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, ना उनके काम की ज्यादा कदर हो पाती है। इसीलिए बेटर लाइफस्टाइल के लिए, बेटर सैलरी के लिए वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ाई करते हैं और उस पढ़ाई के बाद वो अमेरिका, लंदन जैसे जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसका जो एडवांटेज उस देश को मिलता है इंडिया को नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जिस तेजी से हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसलिए सरकार को एजुकेशन भी बहुत खर्च करना पड़ेगा, उस पर हेल्थ के सेक्टर में बहुत खर्च करना पड़ेगा, और उतना हमारे पास कैपिटल है नहीं। तो जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो ह्यूमन कैपिटल है उनको ये सारी जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है वो सभी को मिल नहीं पाता। तीसरा इनएफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज। वही मैंने बताया कि रिसोर्सेज इतना नहीं है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो लोग पढ़ लिख गए, अच्छे एजुकेशन जिनके पास है वो इंडिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं। ये सारे ही जो रीजन है वो हमारे देश में पुअर कैपिटल फॉर्मेशन के रीजन है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी रीजन है। ये आपकी बुक में अच्छे से दे रखा है। कह रहा हाउ मच एजुकेशन सेस हैज बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑल यूनियन टैक्सेस। आपको पता है, देखिए एक एजुकेशन एक टैक्स होता है, एक एजुकेशन सेस होता है। सेस मतलब होता है टैक्स के ऊपर आपको देना पड़ेगा टैक्स। जैसे कि मान लीजिए कि आप टोटल जो भी इनकम है उससे आपका टैक्स बनता है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपको सरकार को टैक्स देना है।
तो अब 10,000 रुपये जो आपका टैक्स बना, उस टैक्स के ऊपर 2% एजुकेशन सेस लगाया जाता है और उस सेस के पैसों से एजुकेशन की डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं। तो पूछ रहे कितना परसेंट एजुकेशन सेस लगा है, तो इसका आंसर है 2%। जितना भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है उसमें 2% एजुकेशन सेस लगाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। कह रहा है विच वन ऑफ द मेजर सोर्स, इसमें से कौन सा ऐसा मेन सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देश के लिए। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन कैपिटल के अंदर नहीं आता, डिफेंस ये भी नहीं आते, एनर्जी ये भी नहीं आते, लेकिन जो एजुकेशन है ये एक मेजर सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, क्योंकि एजुकेटेड टैलेंटेड बंदे देश के लिए बहुत बड़ी एसेट्स वो बन सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है AICTE स्टैंड फॉर, ये जो AICTE है वो क्या मतलब, फुल फॉर्म क्या है इसका। क्या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ऑल इंडिया कमीशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया कमीशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल, जिसका आंसर है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ध्यान रखना जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है वो सब AICTE के अंदर आते हैं। हमने बताया था एजुकेशन सेक्टर में 3 चीजें देखा था, कि NCERT देखा था, एक UGC देखा था, एक हमने AICTE देखा था। तो AICTE बेसिकली क्या, जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है इंडिया के अंदर वो सारे इसको देखता है। कह रहा है बोथ ह्यूमन कैपिटल एंड डैश आर रिलेटेड टू ईच अदर। ह्यूमन कैपिटल एंड कौन आपस में एक दूसरे रिलेटेड है, ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग, ये ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड। विच कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन अ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब मैंने बताया था कि जब कोई भी पर्सन एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाता है, वो इंटरनल माइग्रेशन भी हो सकता है, जैसे बिहार यूपी उड़ीसा से लोग छोड़कर बड़े बड़े शहरों में आते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं काम के लिए, या एक देश से दूसरे देश में भी माइग्रेशन हो सकता है, जैसे इंडिया के लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छी IIT क्लियर करते हैं, बड़े बड़े मेडिकल एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद वो अमेरिका लंदन जैसे देश में बस जाते हैं। तो माइग्रेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो कह रहा है कौन सा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है माइग्रेशन में, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिल्कुल सही है। चाहे आप गांव से निकलकर शहर में आओ या एक देश से दूसरे देश में जाओ, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता ही है। दूसरा हायर लिविंग कॉस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस। अब ध्यान से देखो, एक गांव के अंदर आप छोटे से एरिया में मकान लेते हो, वहां पे क्या हो, रेंट बहुत कम होगा, वहां पे चीजें भी सस्ती होंगी थोड़ी, लेकिन वही चीज अब मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े शहरों में आते हो, वहाँ पे रेंट खर्चा बहुत ज्यादा होगा और भी चीजें महंगी होगी। तो ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिफरेंस है वो भी आता है। या इंडिया से अमेरिका जाते हो तो अमेरिका के अंदर कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है वो ज्यादा है, तो ये दोनों ही खर्चे हुए। नेक्स्ट है बोथ A एंड B, तो इसका आंसर है A एंड B, दोनों ही खर्चे इन्वॉल्व होते हैं माइग्रेशन जब कोई भी पर्सन करता है, चाहे वो इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, दोनों ही तरह खर्चे उनको बियर करने पड़ते हैं। लेकिन जब अर्निंग होती है वो इससे भी ज्यादा होती है, इसीलिए जो पर्सन होता है वो प्रॉफिटेबल में ही रहता है। नेक्स्ट है डैश इज अ वाइडर कंसेप्ट देन लिटरेसी। देखो लिटरेसी का मतलब होता है सिर्फ लिखना और पढ़ना, यानी कि अगर आप लिख और पढ़ सकते हो तो आपको लिटरेट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन क्या एजुकेशन सिर्फ लिखना और पढ़ना ही है, नहीं। तो पूछ रहा है कि डैश वाइडर कंसेप्ट ऑफ लिटरेसी, को लिटरेसी से भी ज्यादा क्या कंसेप्ट है, एजुकेशन हेल्थ इनकम। इसका आंसर एजुकेशन, एजुकेशन इज मच वाइडर कंसेप्ट देन लिटरेसी। समझ में आए। कह रहा है विच इज द डिजायरेबल लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज पर द एजुकेशन कमीशन। एजुकेशन कमीशन के हिसाब से आपको जितने भी टोटल GDP है उसका कितना परसेंट जो है एजुकेशन पे स्पेंड होना चाहिए, तो इसका आंसर है 6%। लेकिन अभी हमारे देश में केवल 4% ही स्पेंड होता है, जबकि डिजायरेबल कितनी है, 6% किसी भी देश के एजुकेशन सेक्टर में खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन इज द प्राइमरी फंडिंग अथॉरिटी फॉर यूनिवर्सिटीज। देखिए यूनिवर्सिटीज के लिए जो प्राइमरी फंडिंग कहाँ से होता है, NCERT AICTE। देखिए जब भी टेक्निकल की बात करेंगे तो AICTE है, हेल्थ की बात करेंगे तो ICMR रहेगा, और जब यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो उसमें क्या आता है, UGC। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन एनफोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू एजुकेशन एंड रिसर्च इन हेल्थ। यानी देखना यहाँ पे मैंने बताया कि हेल्थ सेक्टर की बात होगी तो आपका आंसर क्या होगा, ICMR। अभी भी आपने देखा था जो कोरोना की रिपोर्टिंग होती थी, बुलेटिन जारी किए जाते थे बीच में जब बहुत ज्यादा कोरोना हो गया था, तो हर जो ICMR की मीटिंग्स होती थी, तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है जो भी काम करते हैं वो ICMR के अंदर आती है। कह रहा डैश कैपिटल इज टेंजिबल कैन बी सोल्ड इन अ मार्केट। कौन सा जो कैपिटल वो टेंजिबल है और जिसको मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं, क्या ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, सर्विस, ये नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है फिजिकल कैपिटल, जो फिजिकल मतलब ही क्या, जो टेंजिबल उसको देख सके छू सके। तो फिजिकल कैपिटल जो टेंजिबल है, आपने डिफरेंस भी आपकी बुक में दे रखा होगा कि डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो पहला ही डिफरेंस क्या है
फिजिकल कैपिटल इज अ टेंजिबल, वी कैन सी, वी कैन सोल्ड इन द मार्केट वेरी इजिली, तो इसका आंसर क्या होगा? फिजिकल कैपिटल। कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ डैश ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या पैरामीटर है ह्यूमन वेलफेयर का? इंडेक्स है या एट्रीब्यूट है? तो इसका आंसर है एन इंडेक्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कम अंडर द हेल्थ सेक्टर, मैंने अभी बताया कौन सा इंस्टीट्यूशन हेल्थ सेक्टर को बेसिकली रखता है कंट्रोल में, तो इसका आंसर है आईसीएमआर। कह रहा है कि व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इनएक्टेड, कि कब हमारे देश में राइट टू एजुकेशन जो है कंपलसरी कर दिया गया था, फ्री और जो भी एजुकेशन है 14 साल तक बच्चों के लिए, वो कब किया गया था? 2009 के अंदर ये कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया था, ताकि हर एक बच्चे को जो उसका मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट एजुकेशन कर दिया गया, हर बच्चे को राइट मिलना ही चाहिए। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी वाज इन्वेस्टेड इन एजुकेशन इन द ईयर 1952, मैंने बताया जीडीपी कम से कम 6% कहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर पे स्पेंड करना चाहिए, लेकिन हमारे देश में 1952 के अंदर कितना परसेंट जीडीपी जो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता था? तो सोचिए 1% भी नहीं था, 0.64%, वेरी वेरी लीस्ट, और इसीलिए हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर का इतना बुरा हाल था उस टाइम पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन लेवल, एजुकेशन लेवल को इसमें से कौन सा जो इंडिकेट नहीं करता? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये इंडिकेट करता है कितने साल बच्चे स्कूल जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। टीचर पॉपुलेशन रेशियो, कि एक टीचर कितने बच्चों को हैंडल करता है। एनरोलमेंट रेट, तो इसमें कौन सा इंडिकेटर नहीं है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये इसको इंडिकेट नहीं करता। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट वाज द शेयर ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2014, 2014 में गवर्नमेंट का कितना एजुकेशन पे स्पेंड था? इसका आंसर है 15.7। ये सारे फिगर जो है आपकी बुक के अंदर दे रखा है, सिर्फ आपको एक बार इसको पढ़ना है। तो इसका आंसर है 15.7%। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट वाज द एवरेज यूथ लिटरेसी इन 2015, यूथ के अंदर लिटरेसी रेट कितना था हमारा? ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो 15 के पूछा हुआ है, तो आपकी बुक में दे रखा है 89.5, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएमआर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी हेल्थ सेक्टर्स है वो कौन कंट्रोल करता है, कौन देखता है? आईसीएमआर देखता है, लेकिन आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या नाम है इसका? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट है कि डैश इज अ मेन रीजन फॉर रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया, हमारे देश में आपने देखा माइग्रेशन बहुत टाइम से स्टार्ट हो रहा है, काफी बड़ी लेवल पे हो रहा है कि गांव से निकलकर, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से निकल निकल कर लोग दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में आते हैं। तो बेसिकली मेन रीजन क्या है? ज्यादा एजुकेशन के लिए भी आते हैं, नो डाउट उसके लिए भी आते हैं, बट मेन जो रीजन है ज्यादा लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, तो रेस्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, गाँव के अंदर लोगों के पास रोजगार के, काम के दूसरे अल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, गांव से छोड़कर शहरों की तरफ आ जाते हैं। तो मेन रीजन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेन रीजन। उनको जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने, आपको पता है, गुजरात के अंदर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी थी जब वो सीएम थे, तो गुजरात के अंदर माइग्रेशन काफी रुक गया था। तो अगर मान लो कोई भी अच्छा सीएम है जो उतने ही स्टेट के अंदर उसको अच्छी जॉब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहां पे उसको काम पूरे साल मिलता रहे, शायद ये माइग्रेशन कहीं ना कहीं रुक जाएगी। लेकिन जब नहीं मिलता है तो लोग छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों में काम की तलाश में जाते हैं और जाते ही रहेंगे। कह रहे विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या मेरिट्स नहीं है, क्या एडवांटेज नहीं है? क्या इससे इंप्रूव टेक्निकल नॉलेज? बिल्कुल इंप्रूव होता है। एनलार्ज द साइज ऑफ बिजनेस, जब एक स्किल्ड पर्सन होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, ज्यादा बड़े लेवल पे कर सकता है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है तो उसको हम एडवांटेज नहीं कहेंगे, तो इसका आंसर है ये नहीं। कह रहे विच लेवल एजुकेशन टेक अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो भी एजुकेशन सेक्टर पे जो इतना भी खर्चा होता है उसका जो मेजर एक बहुत बड़ा पार्ट कौन से एजुकेशन पे खर्च होता है? क्या एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर या टर्शियरी? तो इसका आंसर है एलिमेंट्री। जो एलिमेंट्री स्कूल है उसके ऊपर सरकार जो है बहुत फोकस करती है, बहुत ज्यादा खर्चा करती है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, जब आपने हेल्थ सेक्टर पर आता आपने देखा था मेडिसिन 3 तरह के हमें बताया गया था। एक बताया गया था प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है, प्रिवेंटिव मतलब कि पहले ही प्रिवेंट कर लेना, जैसे आपने देखा कोरोना के वैक्सीन, जिसको नहीं भी कोरोना हुआ उसको भी सरकार वैक्सीन लगा रही है ताकि पहले ही उसको बचा लिया जाए, उसको चीजें ना हो। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको आगे जाकर किसी तरह की कोई बीमारी ना लगे, पहले से ही बच्चों को टाइम टू टाइम वैक्सीन लेके आते हैं। तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब पहले ही उसको प्रिवेंट कर देना, उसको बीमारी हो ही ना।
दूसरा आपने देखा था क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब क्या है कि अब बीमारी हो चुकी है, उसको ठीक करने के लिए, उसको इलाज करने के लिए जो मेडिसिन दिया था उसे क्यूरेटिव मेडिसिन कहा जाता है। तीसरा आपने देखा था सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन मतलब होता है हमारे देश में एक अवेयरनेस ना होने के कारण भी बहुत सारी बीमारियां फैलती है, तो सोसाइटी के ऊपर जो अवेयरनेस फैलाने के लिए, मैसेजेस देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, उसके लिए भी जो खर्च करना पड़ता है उसे बोलते हैं सोशल मेडिसिन। ये तीनों तरह के जो खर्चे सरकार को करने पड़ते हैं। इसमें पूछा है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन का क्या एग्जाम्पल हुआ, क्या वैक्सीनेशन हुआ, क्या मेडिकल इंटरवेंस ड्यूरिंग द इलनेस, ये तो नहीं, ये तो बीमार जब हो जाएंगे तब होगा। हेल्थ लिटरेसी को स्प्रेड करना, ये तो सोशल मेडिसिन के अंदर उस लोगों को समझाना है, ये सारे। तो इसका आंसर है प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंदर वैक्सीनेशन आता है, ताकि जिन लोगों को नहीं भी हुआ उनको वैक्सीनेशन के द्वारा पहले ही उनको बचा लिया जाए। नेक्स्ट क्या है कि एजुकेशन सेस इज लिवाइड। जो एजुकेशन सेस है वो किसके ऊपर लगाया जाता है, क्या वो इनकम टैक्स पे लगाया जाता है, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, सेल टैक्स पे लगाया जाता है, यूनियन टैक्स पे लगाया जाता है, स्टेट टैक्स। तो ये किस पे लगाया जाता है, यूनियन टैक्स पे लगाया जाता है। फिर क्या कितना परसेंट, ये भी मैंने बताया था 2% का होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कह रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन टेक अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। ये तो अभी हमने पढ़ा है कि हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर पे जितना भी खर्च होता है उसका बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। दूसरा कि एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इज हायर ऑफ टेरिटरी एजुकेशन एज कम्पेयर टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, टोटल बजट तो जरूर एलिमेंट्री स्कूल में जाता है, लेकिन अगर हम पर स्टूडेंट की बात करें तो जो एलिमेंट्री स्कूल में हर एक स्टूडेंट की बात करें तो उसमें खर्चा कम आता है। आपने देखा होगा स्कूल लेवल पे जो खर्चा उससे ज्यादा आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे खर्च करने पड़ते हैं। तो वही कह रहा है कि जो पर स्टूडेंट है वो जो है मतलब टेरिटरी एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। द शेयर ऑफ हायर एजुकेशन जैसे कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक्स हो गया, इसमें जो है सबसे लीस्ट सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सारे ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ये आपको जो एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर उसके टॉपिक में मिल जाएगा। ये सारे एजुकेशन बता रखा है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है सरकार का मेन टारगेट है, इसीलिए सरकार सबसे ज्यादा स्पेंड करती है। जो टेरिटरी एजुकेशन है उसमें सरकार का बजट तो कम है, लेकिन पर स्टूडेंट जो खर्चा वो ज्यादा हो जाता है। और आगे जितने भी हायर लेवल के एजुकेशन है, टेक्निक एजुकेशन, इनमें जो सरकार है बहुत ज्यादा कम खर्चा करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि द अंडर कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ के ऊपर इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। मैंने बताया था अभी प्रिवेंटिव जिसमें पहले से बचाने के लिए खर्चा क्या आता है, क्यूरेटिव जब बीमारी हो जाती है तो उसको कैसे ठीक किया जाए उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है, सोशल मेडिसिन भी मैंने बताया कि सोशल अवेयरनेस फैलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे जो डिजीज होते हैं वो लैक ऑफ द नॉलेज होते हैं, यानी कि लोगों को नॉलेज ही नहीं होता। तो इसीलिए सरकार को आपको पता है मैसेजेस देने पड़ते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस कराने पड़ते हैं, प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं, न्यूज़पेपर में, रेडियोज में ऐसी चीजों को फैलाना पड़ता है ताकि लोगों में जागरूकता है, अवेयरनेस आए। इसके ऊपर भी सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है। तो आपने देखा था जैसे कि पल्स पोलियो, हमारे देश में जो पोलियो बच्चों के लिए बहुत गंभीर समस्या थी, अमिताभ बच्चन जैसे महानायक को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आप देखते थे दो बूंद जिंदगी कितना पॉपुलर कर दिया था कि आज हमारे देश में ऑलमोस्ट जो पोलियो जो है कह सकते हैं जड़ से खत्म हो चुका है। तो इन सब चीजों पे भी सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि लोग इनके फायदे नहीं समझते थे पहले, लेकिन जब बार बार टीवी में उन्होंने बेनिफिट देखा, एक बहुत बड़ा स्टार आकर बार बार इसके बेनिफिट बता रहा है, खुद वो दिखा रहा है कि बच्चों ले लेके वो पोलियो कैंप पे जा रहे हैं, फिर तो ये जो एक अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो भी फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, गांव के अंदर रहते, रूरल एरियाज में जिनके पास चीजों को समझने के लिए एजुकेशन नहीं है, तो उन लोगों में भी इस तरह की जो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें ऑल ऑफ दीज यानी कि सारे ही जो है एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट है कि एज पर द एजुकेशन डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ हायर लिटरेसी रेट इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर हाईएस्ट लिटरेसी रेट हर बच्चों को पता होगा, इसने चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी बचपन से पता ही होगा, क्या मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या केरला है। तो इसका आंसर सबको मुझे ख्याल से पता ही होगा, केरला, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कह रहा है कि द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज नोन एज, देख मैंने बताया ना कि सिर्फ रीड और राइट जो है वो क्या है, क्या वो एजुकेटेड पर्सन के अंदर आता है, नहीं, जिसको सिर्फ लिखना और पढ़ना आता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेट है, लिटरेसी उसको बोलते हैं। वो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन नहीं होता। एजुकेशन में सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं, बहुत वाइडर कंसेप्ट है एजुकेशन का, लेकिन जिसको सिर्फ लिखना और पढ़ना आता है उसे हम लिटरेट जरूर कहते हैं। कह रहे द नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर। आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इंटरवेंट यानी हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है, क्यों पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को छोड़ नहीं देती सरकार। मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सरकार एजुकेशन और हेल्थ जो कि हमारे देश की सबसे बेसिक नेसेसिटी के अंदर आते हैं,
बेसिक चीजों के अंदर आते हैं, बुनियादी जरूरतें के अंदर आते हैं। अगर सरकार ने इसको प्राइवेटाइज के ऊपर पूरा छोड़ दिया, सरकार ने कोई इंटरवेंट नहीं किया, किसी तरह कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो वो लोग इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे स्पेशल गरीब लोगों का, कि उनके लिए जो हेल्थ एजुकेशन इतनी महंगी हो जाएगी कि शायद वो लोग इस चीजों की फैसिलिटी कभी भी जिंदगी में ले नहीं पाएंगे। तो कह रहा है क्यों जरूरी है सरकार इसमें इंटरवेंट करे। कह रहे दिस सेक्टर नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद अ वेरी हाई फिक्स एक्सपेंडिचर। मैंने बताया कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है एजुकेशन सेक्टर पे, कि बड़े बड़े स्कूल बनाने पर इतने टीचर्स होने के, या हेल्थ सेक्टर के ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि इसमें एक बार लगाने के बाद और बहुत ज्यादा फिक्स परमानेंट ये खर्चा चलता ही रहता है। इसीलिए आपने देखा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सरकार के द्वारा बनाए गए, प्राइवेट सेक्टर के साथ, यानी प्राइवेट स्कूल, इतने नंबर ऑफ स्कूल हमारे देश में अवेलेबल है, फिर भी सरकार के द्वारा बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए गए, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनके बच्चे को भी फ्री में या बहुत ही कम रेट पे उनको एजुकेशन मिल सके, उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके। तो सरकार इसको प्राइवेट सेक्टर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। फिर दूसरा, इट इज डिफिकल्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट अंडर द प्राइस रेगुलेशन फ्रेमवर्क। देखिए ये भी बहुत मुश्किल है कि सर मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उनको एक कहते हैं ना कि एक प्राइस रेगुलेशन फ्रेमवर्क बना के दे दे जाए, उसी प्राइस के अंदर वो काम करेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है, मल्टीपल तरह के खर्चे आते हैं। तो इसमें सरकार एक फ्रेमवर्क बना के उनको नहीं दे सकती और उसी के अंडर में वो काम करे। तो इसीलिए सरकार को क्या करना पड़ता है, इसमें इंटरवेंट करना पड़ता है, इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, और खुद भी देखा आपने सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट करती है। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ये दोनों ही रीजन है जिसमें सरकार को क्या करना पड़ता है, इसमें इंटरवेंट करना पड़ता है, और करना भी जरूरी है। कह रहा है कि इन द ईयर ऑफ डैश इंडियन गवर्नमेंट मेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चे को जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है वो कब पास किया गया था, ये जो, तो इसका आंसर 2009 में। 2009 में सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा फैसला था, उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और ये एक सकारात्मक फैसला सरकार के द्वारा कहा जाता है। और इसमें कहा था हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार बना दे, सभी को फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है, और जिसके कारण हमारा लिटरेसी रेट काफी ज्यादा आगे बढ़ गया था। फिर कह रहा है एजुकेशन इंक्रीज पीपल। ये जो एजुकेशन है लोगों की क्या बढ़ाता है, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है? बिल्कुल। एक स्किल्ड पर्सन जो है ज्यादा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है rather than अनस्किल्ड पर्सन। ठीक है, इंटेलिजेंट पर्सन। अगर मान लीजिए एक छोट जो कम पढ़ा लिखा है, वो हमेशा सीधी सी बात है उसकी सैलरी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो फिजिकल तो बहुत काम कर सकता है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, तो उसकी सैलरी भी कम होती है। इनकम, जब वो प्रोडक्शन ही कम करेगा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा, तो उसकी सैलरी भी कम होगी। आप देखिए एक इंजीनियर, डॉक्टर, उनकी सैलरी ज्यादा होती है, एक छोटे लेवल पे जो काम करते हैं उनकी सैलरी ज्यादा होती है। ऑफकोर्स जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उसकी इनकम ज्यादा है, उसका स्किल ज्यादा है। तो जो एजुकेशन है ना केवल प्रोडक्टिविटी बल्कि सभी चीजों को इंक्रीज करता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप ये चैप्टर बहुत ही ईजी था, आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार चैप्टर को रीड करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें क्या है कि रिसेंटली हम अपने आसपास देखते हैं कि एजुकेशन से क्या बेनिफिट है, ट्रेनिंग से क्या बेनिफिट है, माइग्रेशन क्या होता है, हेल्थ सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, सरकार की क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये सब कुछ चीजें ऐसे होते हैं ना जो हमसे रिलेट करती है, तो उसको समझना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। अभी तक जिस बच्चे ने भी जितना मैंने समझाया, खुद जिसने पढ़ा है, इसका आंसर जो है मैं अभी नहीं दूंगी, आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने असर्शन और रीजन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया था, जिसमें बताया था कि कैसे देखना होता है असर्शन और रीजन। तो मैं यहाँ पे आपको असर्शन भी समझा देती हूँ, रीजन भी समझाती हूँ, ऑप्शन भी समझा देती हूँ, और इसमें से कौन सा आंसर होगा ये आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो। सिर्फ मैं यहाँ पे आके आप लोगों को आंसर बता देती हूँ और चली जाती हूँ, इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, तो आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, सारे ऑप्शन भी समझा देती हूँ। अब आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो असर्शन और रीजन में हमें देखना क्या होता है, पहले सिंपल हम इसको स्टेटमेंट की तरह पढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते कि सही है या गलत है। कह रहा फिजिकल कैपिटल हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि फिजिकल कैपिटल हेल्प करता है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने में, बनाने में। क्या ये सही है या गलत है? फिर से मैं बता देती हूँ, फिजिकल कैपिटल के अंदर लैंड, प्लांट, मशीनरी आती है, और ह्यूमन कैपिटल मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फिजिकल कैपिटल जो है वो हेल्प करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, यस और नो। दूसरा, फिजिकल कैपिटल इज अ पैसिव इन नेचर। समझ में? फिजिकल कैपिटल इज अ पैसिव इन नेचर, क्या ये सही है? अगर दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, अब उसमें बताना है कि कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। अगर दोनों ही ट्रू है, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये जो रीजन दे रखा है असर्शन का,
ये करेक्ट, यानी कि जो भी ऊपर कह रहा है कि फिजिकल कैपिटल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और नीचे उसने कहा कि फिजिकल कैपिटल इज ए पैसिव इन नेचर, क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर वाले लाइन को? क्या जो नीचे वाली लाइन है क्या उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। दूसरा सेकंड जो ऑप्शन है कि बोथ एसर्शन, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट जो ऊपर वाले लाइन का जो स्टेटमेंट है उसको नीचे वाला लाइन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, दोनों सही तो है, बट जो नीचे वाली लाइन है, जो रीजन है, वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। थर्ड है कि एसर्शन हमारा ठीक है लेकिन रीजन हमारा फॉल्स है। फोर्थ है कि हमारा एसर्शन गलत है और रीजन सही है। तो इन चारों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ए बी सी डी, ये आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले कि ठीक है आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप भी चैप्टर्स को पढ़ रहे हो। तो अगर एसर्शन रीजन कैसे सॉल्व करना है इस पे मैंने सारे वीडियो बना के दे रखे आप लोगों की डिमांड पे। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका मुझे करेक्ट आंसर दे, और जितने ज्यादा बच्चे करेक्ट आंसर देंगे मुझे उतनी मोटिवेशन होगी कि ठीक है बच्चा कम से कम पढ़ाई तो कर रहा है, चीजों को समझ तो रहा है। ऐसे वीडियो अपलोड करने का मतलब ये नहीं होता कि ठीक है मैंने डाल दिया, अगर उससे आप लोगों को फायदा ना हो तो वीडियो अपलोड करना भी मेरे लिए बेकार है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी जो मेहनत है वो उतनी बेकार हो। तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए। चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा से आंसर देने से पहले दोबारा से 2 बार चैप्टर पढ़ो, और उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।